हेलो फ्रेंड्स, ई कंटेंट क्लासेस में आपका स्वागत। पिछले वीडियो में हमने बात की थी ऋग्वैदिक सभ्यता के सामाजिक जीवन पर। हमने बात की थी ऋग्वैदिक सभ्यता का सामाजिक जीवन क्या था, उनके समाज का आधार क्या था, समाज में क्या क्या व्यवस्थाएं थी। पिछले वीडियो में हमने इस पर बात की थी। आज इस वीडियो को हम आगे बढ़ा रहे हैं और वैदिक सभ्यता या वैदिक काल की जो विभिन्न अन्य जो व्यवस्थाएं थी, जैसे आर्थिक व्यवस्था क्या थी, राजनीतिक व्यवस्था क्या थी और धार्मिक व्यवस्था क्या थी, इस वीडियो के माध्यम से हम उस बिंदु पर चर्चा करेंगे। वेद जो संख्या में 4 हैं, जिनसे हमें आर्यों के या वैदिक सभ्यता के विभिन्न पक्षों पर हमें जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन वेदों से आर्य सभ्यता के विभिन्न पक्षों की या विभिन्न अवस्थाओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वैदिक आर्यों की जो सामाजिक व्यवस्था थी, उस सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत सबसे समाज का जो आधार था वो परिवार था और परिवार से ही ऋग्वैदिक समाज का निर्माण होता हमें दिखाई देता है। परिवार में पितृसत्तात्मक व्यवस्था के अंतर्गत पिता परिवार का मुखिया होता था और परिवार के जितने भी दायित्व थे उन दायित्वों की पूर्ति पिता के द्वारा की जाती थी। पितृसत्तात्मक समाज की झलक हमें वैदिक समाज में देखने को मिलती है। पिता के साथ में माता को भी इतना ही सम्मानजनक स्थान समाज में प्राप्त था। पिता जो परिवार का मुखिया होता था, उस मुखिया का दायित्व अपने परिवार के प्रति संपूर्ण दायित्वों को पूरा करना होता था। ये सब जानकारियां हमें ऋग्वेद के जो मंत्र हैं, जो सूक्त हैं, उन मंत्रों से हमें इस व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऋग्वैदिक जो समाज था वो कबायली समाज था और समाज की जो आधारभूत इकाई थी वो परिवार थी और संयुक्त परिवार व्यवस्था हमें ऋग्वैदिक समाज में देखने को मिलती है। पितृपुरुष समाज में जो परिवार का मुखिया था वो पुरुष था और इस पुरुष प्रधान समाज में नारी को भी सम्मानजनक स्थान दिया गया था। नारियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था, संपत्ति के अधिकार से वो वंचित थी। ऋग्वैदिक जीवन का या ऋग्वैदिक समाज का अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें तो आर्थिक जीवन के जो पक्ष हमें देखने को मिलते हैं वो कृषि और पशुपालन के रूप में हमें देखने को प्राप्त होते हैं। पशुपालन ऋग्वैदिक आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। पशुपालन पर आधारित समाज में जो गाय की महत्ता थी, गाय को विशेष महत्व दिया गया था। गाय जिसे न मारे जाने योग्य या अधन्य कहा गया है, वह संपदा एवं मूल्य का मापदंड भी होती थी। ऋग्वैदिक समाज में मुद्रा का प्रचलन नहीं हुआ था। इस युग की अर्थव्यवस्था जो थी वो भरण पोषण की अर्थव्यवस्था मात्र थी। संपत्ति पर आधारित व्यापक भेदभाव हमें ऋग्वैदिक समाज में देखने को नहीं मिलते हैं। यानी कृषि और पशुपालन जो इसके ऊपर ऋग्वैदिक जो समाज था उसकी संपूर्ण अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी। ऋग्वैदिक समाज में के बारे में जो जानकारी प्राप्त होती है, आर्थिक जीवन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में, वो सब इन ग्रंथों से हमें, इन मंत्रों से हमें प्राप्त होती है। हम बात करते हैं ऋग्वैदिक समाज के जो राजनीतिक जीवन था, उस राजनीतिक जीवन में क्या क्या पक्ष हमें देखने को मिलते हैं। यह काल जो ऋग्वैदिक काल था वो संपूर्ण संघर्ष का काल था। इसमें पशुधन और निवास के लिए नए क्षेत्रों के लिए आर्य के कबीले थे, उन कबीलों में आपस में संघर्ष होता था और वे आपस में युद्ध किया करते थे। क्षेत्रीय राज्य इस समय स्थापित नहीं हुए थे। कबीला या जन ही वह राज्य था और उसके सरदार और मुखिया को राजन कहा जाता था। राजन शब्द के विषय में ऋग्वेद में कई सारे मंत्र दिए गए हैं। उन मंत्रों में राजा के दायित्व, प्रजा के प्रति उसका दायित्व क्या था, उस पर भी चर्चा की गई है और उसी से हमें
ऋग्वैदिक समाज के राजनीतिक जीवन के पक्ष पे भी जानकारी प्राप्त होती है। जो राजा का पद था वो वंशानुगत नहीं था। प्रारंभिक वैदिक समाज में अगर हम देखते हैं तो राजा का जो पद था उसको वंशानुगत अधिकार प्राप्त नहीं था। कबायली राज्य जन की आधारभूत इकाई क्या थी? परिवार था। परिवारों से ग्रामों का निर्माण हुआ, गांव बने, गांवों से विश्व बने और विश्व से जन का निर्माण होता हमें उनके राजनीतिक समाज में दिखाई देता है। उनकी राजनीतिक व्यवस्थाओं में हमें इस क्रम की झलक दिखाई देती है। शासन तंत्र एवं कर की व्यवस्था की यहाँ पर स्थापना नहीं हुई थी। राजन का दो प्रतिनिधि संस्थाओं, जिसे ऋग्वेद में काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, वो संस्थाएं, वो जो राजनीतिक संस्थाएं थी वो थी सभा और समिति। इन दोनों संस्थाओं को विशेष अधिकार प्राप्त थे जो राज्य या राज्य के राजा को चुनने में और उसे हटाने के संबंध में इन संस्थाओं को कई अधिकार, विशेष अधिकार दिए गए थे। अगर राजा अपने पद से विमुख होकर प्रजा के प्रति कार्य करता था तो सभा और समिति को यह अधिकार था कि वो राजा को पद से हटाकर और अन्य किसी की नियुक्ति वहां पर कर दे। ऋग्वैदिक समाज में हमें, उनके राजनीतिक समाज में हमें अन्य कई भी जैसे पुरोहित, सेनानी एवं ग्रामणी, इनका भी उल्लेख मिलता है जो अपने आप में काफी राजतंत्रात्मक व्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण पद से वशीभूत थे, विभूषित थे और इन्होंने मतलब काफी राजतंत्रात्मक व्यवस्था में अच्छा काम करके और प्रजा के प्रति जो अपने दायित्व थे उन दायित्वों का भी निर्वहन किया। ये संक्षिप्त रूप से हमने ऋग्वैदिक समाज के राजनीतिक जीवन पर चर्चा की है। अगला जो बिंदु है हमारा वो है धार्मिक स्थिति। ऋग्वैदिक आर्यों की धार्मिक स्थिति क्या थी और ये इसकी जानकारी का भी स्रोत जो है वो वेद ही है। ऋग्वेद में जो मंत्र लिखे गए हैं, सामवेद में जो मंत्र लिखे गए हैं, यजुर्वेद में जो मंत्र लिखे गए हैं, अथर्ववेद में जिन मंत्रों की रचना की गई है, उनके पीछे आर्यों का क्या लौकिक और पारलौकिक उद्देश्य था, उस उद्देश्य का स्पष्टीकरण इन मंत्रों में हमें दिखाई देता है। ऋग्वैदिक आर्यों ने प्रारंभिक रूप में प्राकृतिक शक्तियों को पूजने लगे और पूजने के फलस्वरूप ही उन्होंने कई सारे मंत्रों की रचना की। ऋग्वेद में सबसे ज्यादा मंत्र इंद्र और अग्नि के लिए दिए गए हैं। 250 मंत्र आर्यों द्वारा इंद्र के लिए और अग्नि के लिए 200 मंत्र ऋग्वैदिक ग्रंथ में हमें देखने को मिलते हैं। ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की शक्तियों में देवत्व की स्थापना कर उनकी पूजा किया करते थे। उनके देवता 3 वर्गों में वर्गीकृत थे या उनको 3 रूपों में बटा हुआ हम देख सकते हैं। पहला जो था वो पृथ्वी पर स्थित देवताओं की पूजा की। पृथ्वी पर स्थित देवताओं को पूजने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। दूसरे वर्गीकरण में हम वायुमंडल में जो स्थित देवता थे उनकी भी उन्होंने स्तुति की। और तीसरा अंतरिक्ष में स्थित जो देवता थे उन देवताओं की स्तुति भी हमें ऋग्वैदिक मंत्रों में दिखाई पड़ती है। समाज में पुरुष की प्रधानता के फलस्वरूप धर्म में भी देवताओं की प्रमुखता थी। कई देवियां थी किंतु उनका महत्व कम था। सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण देवता था वो देवता इंद्र और वरुण थे। देवताओं की आराधना यज्ञों के माध्यम से की जाती थी। यज्ञ पारिवारिक एवं सार्वजनिक दोनों ही प्रकार के होते थे। इस प्रकार जो ऋग्वैदिक समाज है, ऋग्वैदिक समाज का जो धार्मिक पक्ष है उस धार्मिक पक्ष में इस प्रकार उन्होंने देवताओं का वर्गीकरण कर अलग अलग रूप में उनकी स्तुतियां की और उनको पूज कर या उनकी स्तुति कर अपने इहलौकिक और पारलौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए कई सारे मंत्रों की रचना की। अग्नि को जो मध्यस्थ था, अग्नि को मध्यस्थ इसलिए बनाया गया क्योंकि उसके माध्यम से संबंधित देवता
को जो भी सामग्री थी उस सामग्री अग्नि के द्वारा ही वहां पहुंचाई जाती थी। ऐसा उल्लेख हमें ऋग्वेद के कई मंत्रों में मिलता है। इस प्रकार प्रारंभिक जो वैदिक सभ्यता थी, जिसकी स्थापना 1500 ईसा पूर्व में आर्यों ने उत्तरी भारत में की और जिसकी संपूर्ण जानकारी या वैदिक सभ्यता के संपूर्ण पक्षों की जानकारी, चाहे वो राजनीतिक पक्ष हो, चाहे वो सामाजिक पक्ष हो, चाहे वो धार्मिक पक्ष हो, चाहे वो आर्थिक पक्ष हो, इन सभी पक्षों की जानकारियों के मुख्य स्रोत जो है वो वेद है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इन चारों वेदों से हमें ऋग्वेदिक आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक इन अवस्थाओं पर जानकारियां प्राप्त होती है। तो संक्षेप में मैंने आपको ऋग्वेदिक सभ्यता के जो विभिन्न पक्ष हैं, राजनीतिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, धार्मिक पक्ष और राजनीतिक पक्ष, इन पर हमने चर्चा की है। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे, जो कल की वीडियो में, वो हड़प्पा संस्कृति या सिंधु घाटी सभ्यता। धन्यवाद।